₹4.25 लाख रुपए का लॉस 48 आवर्स में। इसके अलावा LIC का 16,580 करोड़ रुपीस का लॉस और बहुत सारे इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा जो बिल्कुल डाउन आ गया है सिर्फ एक सिंगल रिपोर्ट की वजह से। आज की इस वीडियो में उसी रिपोर्ट पे हम लोग बात करेंगे, हिंडनबर्ग की वो रिपोर्ट जिसने पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बार के लिए तहलका मचा दिया। और यहाँ पे सबसे दुख की बात यह है कि कुछ भी हो जाए, चाहे केतन पारेख हो, चाहे हर्षद मेहता हो, रिटेल इन्वेस्टर्स अल्टीमेटली ऐसे ट्रैप्स में फंसी जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अभी तक ये ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ है कि कोई स्कैम था, लेकिन जो पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किए हैं वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 106 पेज की रिपोर्ट जिसके अंदर उन्होंने 88 क्वेश्चंस पूछे हैं और उसके अंदर 720 साइटेशंस हैं, यानी कि अलग अलग जगह की अलग अलग लोगों की बातें, अलग अलग सोशल मीडिया से कुछ चीज़ें जो उन्होंने उठाई हैं, रेफरेंसेस दिए हैं 720। तो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बेसलेस तो नहीं हो सकती, लेकिन हो भी सकती है, स्पेसिफिकली इसकी टाइमिंग की वजह से। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि हिंडनबर्ग को प्रॉब्लम क्या है और वो ये सब करते क्यों हैं, उनको इस रिपोर्ट को इशू करने का क्या मकसद था। हिंडनबर्ग एक ऐसी रिसर्च कंपनी है जिनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही है कि उनको जिन स्टॉक्स में या जिन बड़े कॉर्पोरेट्स में लगता है कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं या कोई स्कैम चल रहा है, वो उस पर रिसर्च करते हैं और जिस दिन उनकी रिपोर्ट आउट होती है उसी वक्त वो उसको शॉर्ट सेलिंग भी कर देते हैं। वैसे मोस्टली मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ऑलरेडी CAs है तो उनको पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ, शॉर्ट सेलिंग का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है आपके पास कोई चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी आपने उसको मार्केट में बेच दिया। लेकिन अभी सोचो आप ऐसा क्यों करोगे। शॉर्ट सेलिंग हम लोग इसलिए करते हैं जब हमें लगता है कि कोई चीज़ का प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे जाने वाला है। तो मान लीजिए मेरे पास 10 लैपटॉप्स हैं जो कि नहीं है, बट मुझे पता है कि इन लैपटॉप्स का रेट मार्केट में बहुत डाउन जाने वाला है, तो मैंने बिना पोजीशन के 10 लैपटॉप्स मार्केट में बेच दिए। तो 1 लाख रुपए पर लैपटॉप के हिसाब से बेचा। अब क्या होगा, मेरे पास तो लैपटॉप है ही नहीं, तो मैं वेट करूँगी, जैसे उसका प्राइस डाउन जाएगा, मान लीजिए अब उसका प्राइस जो है 1 लाख रुपीज़ से 20,000 रुपीज़ पे आ जाता है, तो मैं मार्केट से 10 लैपटॉप परचेज़ करूँगी 20,000 के रेट पे और डिलीवरी दे दूँगी। तो हम लोग जर्नल लाइफ में परचेज, सेल या डिलीवरी को अलग अलग नहीं देखते, बट स्टॉक मार्केट में सेल और डिलीवरी दो अलग अलग चीज़ें होती है। तो सेल आप अभी कर सकते हो इमीडिएटली, और डिलीवरी देने के लिए आपके पास इक्विटी के केस में T+2 डेज़ का टाइम होता है। तो उतने दिन में आप क्या कर सकते हो, परचेज करके डिलीवरी दे सकते हो। आपको कुछ करना भी नहीं होता, आप सिर्फ परचेज कर लो पोजीशन, तो वो अपने आप ही सेटल हो जाती है क्योंकि हमारा सारा ऑनलाइन मैकेनिज्म चलता है। तो सोचिए कि अगर आपको पहले से ही पता हो कि कोई स्टॉक नीचे जाने वाला है, आपके पास उसकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो और आप उसको जस्ट आउट करो और उसकी शॉर्ट सेलिंग कर दो, तो आप कितने ह्यूज प्रॉफिट्स कमा सकते हो। यही मोडस ऑपरेंडी है हिंडनबर्ग का और इसी तरीके से वो प्रॉफिट्स कमाते हैं। तो सिर्फ एक अदानी कंपनी नहीं, उन्होंने उसके पहले भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके अगेंस्ट इस तरीके की जो स्ट्रेटजी है वो प्ले की है, बट उनमें से काफ़ी केसेस में उनकी रिसर्च इतनी अच्छी थी कि लोग गिल्टी भी पाए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज यही बात करेंगे कि एक्चुअली उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर किस किस पॉइंट पे बात की है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोल दूँ कि सिर्फ ये रिसर्च ही नहीं, इसके पहले भी कई बार उंगलियाँ उठ चुकी हैं अदानी इस पे। अगर आप उनके ग्रोथ देखें तो उनकी ग्रोथ का चार्ट लगभग इस तरीके का है, उनके स्टॉक की ग्रोथ का चार्ट। आपको खुद इसको देख के हैरानी होगी कि कोई भी कंपनी क्या इतनी तेज़ी से ग्रो कर सकती है। तो वो जल्दी 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 दुनिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आगे बढ़ते जा रहे थे, और उनकी जो ग्रोथ थी उसमें जो उनकी ऑलमोस्ट 80% जो ग्रोथ थी, यानी कि $120 बिलियन में से जो $100 बिलियन हैं वो लगभग उन्होंने लास्ट 3 ईयर्स में कमाए नहीं है। एक्चुअली वो लास्ट 3 ईयर्स में उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। वैल्यू कैसे इंक्रीज़ हुई है, उनके डिफरेंट जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके स्टॉक के प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए, उसकी वजह से उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। यही सारे पॉइंट्स हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर कवर किए गए हैं। उनका PE रेशो, उनका करंट रेशो, उनकी डेट्स उनकी कंपनी के ऊपर कितने हैं, सिर्फ वही सारी चीज़ें जो इसके अंदर कवर की गई हैं। तो इसमें उन्होंने कोई भी बेसलेस बात नहीं की, उन्होंने जनरली फैक्ट्स और डेटा देके उसके हिसाब से ही बोला है। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अदानी कॉर्पोरेट है, सारी की सारी जो उनकी कंपनियां हैं वो डेट फ्यूल्ड है, इनकी जो ग्रोथ है उनकी वो डेट फ्यूल्ड है, यानी कि ऑलरेडी बहुत बड़े अमाउंट है उनके ऊपर कर्जे की। और वो जो कर्जा है वो अगर टाइम पे कर दें, देखो कर्ज लेके बिजनेस ग्रो करना कोई बुरी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डेट लेके कितनी वैल्यूएबल एसेट क्रिएट कर रहे हो। तो अगर आपकी एसेट वैल्यूएबल है तो आप डेट पे कर दोगे अपनी एसेट से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी एसेट्स में इरोजन हो गया, उल्टा डाउन चली गई, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इंडिया के बड़े बड़े बैंक्स ने भी उनको लोन दे रखा है। तो पहले दिन जो डाउनफॉल आया स्टॉक्स के अंदर, उसके बाद मार्केट बंद हो गई, कई स्टॉक्स में सर्किट भी लगे होंगे। अब जब मंडे को दोबारा मार्केट खुलेगी तो ये वैल्यू और ज़्यादा डाउन आ सकती है। उसके बाद जिन लोगों ने मार्जिन कॉल्स ले रखी होंगी वो ट्रिगर हो जाएगी। एल्गो ट्रेड वाले लोग जो होते हैं उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं, और
अगर ये ट्रिगरिंग और ज़्यादा चलती रही तो पूरा स्टॉक मार्केट जो है इंडिया का कम्प्लीटली हिल सकता है। जैसे ही उनकी वैल्यू और ज़्यादा इरेज होगी, उसके बाद जो बैंक से जिन्होंने उनको लोन दे रखा है उन पे भी खतरा आ सकता है, क्योंकि फिर लोन रिपेमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर बैंक्स पे खतरा आया तो डेफिनेटली हमारा मार्केट एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देख सकता है। लेकिन हो सकता है कि वो इसी पॉइंट से रिकवर भी हो जाए, क्योंकि जो उन्होंने आरोप लगाए थे उनकी उन्होंने एक रिप्लाई भी दिया है। रिप्लाई में ऑल दो बहुत ज़्यादा अच्छे फैक्ट्स नहीं है, बट उन्होंने एक रिप्लाई अपनी साइड से उसको देने की कोशिश किया है। तो अब एक बार देखते हैं कि आखिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उन्होंने ऐसा क्या क्या फैक्ट्स थे जो दिए थे। सबसे पहले उन्होंने बात की थी जो उनकी प्राइस है शेयर्स की, उसकी ग्रोथ की। तो उसकी जो ग्रोथ है वो लास्ट 3 ईयर्स में अगर आप गेन देखें 1398%। तो यहाँ पे 7 जो की अडानी लिस्टेड कंपनी है, 7 की लिस्टेड अडानी कंपनीज, उनकी अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 1398%, यानी कि 100 रुपये आपने लगाए तो आपको 1398 रुपये हो गए 3 ईयर्स के अंदर अंदर। 729, 2121, 908, 332%, 98% एंड 149%। ये उनकी ग्रोथ है। नॉर्मल तो एटलीस्ट नहीं है, ये तो आप इसको देख के कह ही सकते हैं। फिर उसके बाद जो उन्होंने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दी, उन्होंने बोला कि जो उनकी 7 लिस्टेड कॉर्पोरेट्स हैं अदानी, दैट इज़ मोर देन 85% प्लस ओवर वैल्यूड है। अगर वो कह रहे कि आप हमारी इन्वेस्टिगेशन को आप इग्नोर कर दो, आप उनकी फेस वैल्यू के हिसाब से देख लो, तो उनका यहाँ पे उन्होंने जो पी रेशो है, पी रेशो दिखाने की बात की है। पी रेशो क्या होता है वो भी मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक बार बता दूं। प्राइस अर्निंग रेशोज़ का मतलब होता है, प्राइस अर्निंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक स्टॉक का फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और वो 10 रुपये का डिविडेंड देता है, 10 रुपये की इनकम जनरेट करता है, तो 10% हो गया उसका इनकम जनरेशन। लेकिन चूंकि वो मार्केट में फ्लोट हो रहा है तो अब आप उसको 100 रुपये का नहीं परचेज कर सकते, वो तो फर्स्ट टाइम बस फेस वैल्यू थी। आपने मान लीजिए मार्केट से उसको 500 रुपये का परचेज करके लाए, तो आप 10 रुपये देखोगे वो 500 रुपये पे कितने परसेंट है। तो पी रेशो हमें यहाँ से पता चलता है। जितना ज़्यादा पी रेशो होता है किसी भी स्टॉक का, उसका मतलब ये है कि मार्केट में वो उतना ही ओवर वैल्यूड होता चला जा रहा है। और जो उनकी इंडस्ट्री का रेशो है, अगर उसके मुकाबले आपका पी रेशो बहुत ज़्यादा है तो ये क्लियर इंडिकेटर होता है कि आपका जो स्टॉक है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और बहुत लंबे ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव देख के लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट तो कर दिया है। लेकिन अगर एक छोटी सी भी नेगेटिव चीज़ आई तो वो बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग हो सकता है, क्योंकि पहले ही वो ओवर वैल्यूड था। तो जितना वो कमा रहा था आप तो उससे भी ज़्यादा उसकी ग्रोथ मान के चल रहे हो, और मान लीजिए वो उस स्टेज से भी नीचे चला जाए तो बहुत ही स्टीप फॉल उसके अंदर आ सकते हैं। एक बार देखते हैं कंपेरिजन टेबल कि उनका पी रेशो और इंडस्ट्री का पी रेशो, जिस इंडस्ट्री में वो लोग काम करते हैं उनके कंपेरिजन शीट एक बार देखते हैं हम लोग। सो अदानी ग्रीन एनर्जी की 815x है पी रेशियो, इंडस्ट्री का एवरेज सिर्फ 24 है। इम्प्लाइड डाउनसाइड 97%। अदानी पावर इट्स 29, 24, ये उतना रिस्की नहीं है। देन ATG अदानी टोटल गैस 831, 20 होता है जनरली, अगेन 97। इसके बाद ट्रांसमिशन में अगेन 92, एंटरप्राइजेज में 97, अदानी विल्मर में 67 एंड अदानी पोर्ट्स में 93%। तो ये एक रिस्की अगेन एरिया है जहाँ पे आप कह सकते हो कि हाँ, उन्होंने जो बोला है कि भाई यहाँ पे आपको अगेन प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद उनका थर्ड इशू ये था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लीवरेजिंग कर रखी है। लीवरेजिंग का मतलब ये होता है कि एसेट्स एक्वायर करने के लिए बहुत ज़्यादा डेट्स ले लेना, और लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए हम लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं, दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली उनके करंट रेशो की बात की है। करंट रेशो का मतलब होता है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का क्या प्रोपोर्शन है आपस में। तो आपकी जो करंट रेशो है वो आइडियली अगर 1 है तो बहुत सही है। देखो, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि एक साल के अंदर अंदर कौन सी अमाउंट्स हैं जो मुझे पे करनी पड़ जाएंगी और कौन सी अमाउंट्स हैं जो मुझे रिसीव होंगी। तो करंट रेशो हमें ये बताता है कि एक साल के अंदर लगभग इतने पैसे मुझे आने हैं और इतने पैसे मुझे देने हैं। आइडियली इट शुड बी 1, यानी कि जितने आने हैं लगभग उतने देने हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये 1 से कम है, तो मान लीजिए 0.5 है या उससे भी कम है, तो इसका मतलब है कि आपके पास पैसे आने कम है और आपको देने ज़्यादा है। अब आपको लॉन्ग टर्म डेट तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में लग गया, वो तो आपके पास बचे नहीं है पैसे। अब यहाँ पे अगर आप डिफ़ॉल्ट कर दोगे अपने क्रेडिटर्स का तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपके क्रेडिटर्स फिर इंसॉल्वेंसी के लिए भी जा सकते हैं आपके अगेंस्ट, जो कि अभी इंडिया का लॉ है करंट की। अगर एक टाइम से ज़्यादा हो जाता है आपके डेट के लिए तो यू कैन गो टू इंसॉल्वेंसी। तो करंट रेशो स्ट्रॉन्ग होना हमेशा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक बार नज़र डालते हैं कि उनका करंट रेशो क्या है डिफरेंट एंटिटीज़ का। एज यू कैन सी, अदानी ग्रीन एनर्जी इट्स 0.5, 0.9, ATG इट्स 0.2, 0.8, 0.7। अदानी विल्मर एंड अदानी पोर्ट्स में ये पॉजिटिव है, यानी कि उन दोनों में रिस्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री कैश फ्लोज भी आप एक बार देख सकते हो उन सारी कॉर्पोरेट्स के। तो यहाँ तक कि अगर आप पॉइंट्स देखो तो उन्होंने बिल्कुल ही फैक्टफुल बोला है, पूरे नंबर्स के साथ बताया कि कंपनी एक रिस्की जोन के अंदर एक्चुअली काम कर रही है।
अच्छा, इसके अलावा जो एक और आरोप लगाया है वो लगाया गया है अपने स्टॉक प्राइसेस की जो रेट थी उसको, ताकि वो पम्प हो सके मार्केट में, उसके लिए मैनिपुलेट करने का। और उसके लिए कुछ कॉर्पोरेट्स उन्होंने ओपन की, शेल कंपनीज ओपन की जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं जैसे केमन आइसलैंड, वहाँ पे। अब ये पूरा क्या है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगी। किसी भी चीज़ का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, सबने पढ़ा होगा बचपन में इकोनॉमिक्स में, डिमांड सप्लाई। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो महंगी होगी। जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम है तो वो सस्ती होगी। अब मुझे अगर किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ करवाना है मार्केट के अंदर बिना कोई और फैक्टर को अफेक्ट किए, तो मैं क्या करूँ, उसकी सप्लाई कम कर दूँ। उसकी सप्लाई कम करने के लिए मैं क्या करूँ, यानी कि उसको मैं होल्ड करके रख लूँ। आपने प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसा देखा होगा कि कभी कभी किसी किसी कमोडिटी का प्राइस अचानक से बढ़ जाता है। कभी आपने प्याज का एग्जांपल देखा होगा कि प्याज का एग्जांपल होता है कि अचानक से प्याज 100 रुपये किलो हो गई, 150 रुपये किलो हो गई, 200 रुपये किलो हो गई। तो लोग कहते हैं कि हाँ ये इलेक्शन है ना, इलेक्शन की वजह से क्या हो रही है, स्टॉक बना के रख रहे हैं लोग। इलेक्शन की वजह से लोग क्या करते हैं, स्टॉक इकट्ठा करके रख लेते हैं और मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है। मान लीजिए मैंने 1000 टन अपने पास रख ली, मार्केट में सप्लाई कम होगी, अब डिमांड तो उतनी है ना, खानी तो है ही लोगों को। तो जो लोग के पास थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बचा भी है वो क्या करेंगे, उसको महंगा सेल करना शुरू कर देंगे। तो मान लीजिए अगर आपके पास 100 केजी प्याज है और आपको दिख रहा है कि यार मार्केट में बिल्कुल शॉर्टेज हो चुकी है, तो भले ही आपने 60 रुपये में खरीदी हो, आप उसको कितना बेचोगे, आप बोलोगे 100-200 जितने में बिक जाए, जितना महंगा बिके उतना अच्छा है ना। तो सेम चीज़ स्टॉक्स के लिए उन लोगों ने की। एक पूरा उन्होंने शेल कंपनीज़ का एक जाल बनाया, उसमें से काफ़ी सारी परसेंटेज तो वो खुद ही होल्ड करते थे, तो वो तो ओपन मार्केट में उन्होंने सेल ही नहीं कर रहे थे। दूसरा उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ कुछ परसेंटेज कुछ और कॉर्पोरेट्स जो थे उन्होंने बोल दिया, उन्होंने बाय करके उनको अपने पास रख लिया। तो मार्केट के अंदर क्या हो गया, सप्लाई कम हो गई और डिमांड इंक्रीज़ हो गई। जनरली इस तरह के केसेस में जो डिमांड इंक्रीज़ कराई जाती है उसका एक पूरा तरीका होता है। बहुत सारे जो ब्रोकिंग कॉर्पोरेट्स होते हैं, ब्रोकिंग कंपनियाँ, एक्सपर्ट्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, मीडिया होती है, उन सबको आप पे करते हो और हर किसी को बोलते हो कि एक काम करो, ये बोलो कि ये वाला शेयर परचेज करो, थोड़े दिनों में इतना चला जाएगा। कभी आपका भी कोई ब्रोकर फ्रेंड रहा हो या फिर आपको किसी ब्रोकर ने अकाउंट खोलने के लिए बोला हो, तो उसने बोला होगा कि सर मैं बताऊंगा शेयर आप ले लेना, इतना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होती है, सारे चैनल्स से इकट्ठे बता के कि हाँ ये शेयर परचेज कर लो, एक डिमांड क्रिएट की जाती है। और जब उस डिमांड के क्रिएट होने की वजह से हर कोई उसको बाय करने की कोशिश करता है, लेकिन सप्लाई मैंने ऑलरेडी कम कर रखी है, तो प्राइस उसका क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो ये जो आपने देखा ना, बहुत कम टाइम में प्राइसेस जो है वो दुगने तिगने, 4 गुने, 10 गुने, 100 गुने हो जाते हैं। सिर्फ इसी तरीके से होता है। उसके लिए पूरा कार्टेल होता है लोगों का जो काम करता है। तो वो भी उन्होंने उन पर एक आरोप लगाया कि अपने स्टॉक्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितनी उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में, उतनी उनकी वेल्थ जो है, नेट वेल्थ अपने आप इंक्रीज़ होती चल जाएगी। तो वो भी उन्होंने इंक्रीज़ करने की कोशिश की है यहाँ पे। अब इनमें से कितने फैक्ट्स आगे जाके सक्सेसफुली प्रूव होते हैं और कितने नहीं होते वो एक अलग चीज़ है। बट इसमें पूरी जो सबसे एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये है कि अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा नुकसान जो झेलना पड़ता है, अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स खराब करके, वो रिटेल इन्वेस्टर को झेलना पड़ता है। बाकी लोगों के पास पैसे होते हैं तो वो किसी भी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच। हो एक दिन सबने जाना।